अल्ताफ हुसैन पर पाबंदियां किसने लगवाई, एक अहम राज फाश हुआ है। आ जाए मेरे सामने, नंबर 1। और दूसरे, ये सवाल है, ये एक अहम राज फाश हुआ है क्या फिर किसी और पर हमला करने की तैयारी हुई है। भाई इसका जवाब क्या होगा? जवाब कौन देगा? एक अहम खबर आपको देने वाला हूं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की एक नए वंडर मैन के तौर पर लॉन्चिंग हो चुकी है और क्या अब उसे नया वजीर आजम तस्लीम किया जाने वाला है, एक अहम राज फाश कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के लिए अधूरी इजाजत मिली थी, यह दावा है, सच्चाई है या फिर कुछ और है? जो जवाब ढूंढ कराची में एक बहुत बड़े लिसानी फसाद की बुनियाद रखी जा चुकी है। ये क्या मामला है, एक अहम खबर देने वाला हूं। सियासत की नई चाल। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं तहलका अंगेज खबर, और हर बार की तरह हमारी कोशिश ये होगी कि उस खबर को निकाला जाए कि जो कि ज़ेरे जमीन मौजूद है। हम उस खबर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पसे पर्दा मामलात क्या है। ये सवाल है। एक अहम बात आई है, अपने ऊपर से सारा मलबा हटाकर इस बारे में बात की जा रही है कि जनाब वाला अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी हमने आयद नहीं की बल्कि किसी और ने आयद करवाई है। और यह दर हकीकत इल्जाम एक बहुत बड़ी गहरी साजिश की तरफ इशारा क्या कर रहा है। सियासत की नई चाल, यह हम आपको आज खबर देने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉन्चिंग क्या वाकई में हो रही है या फिर उनकी तरफ से एक कोशिश है सिंध हुकूमत या सिंध कार्ड खेलने की? ये वो सवालात हैं जो इस्लामाबाद की फिजाओं में गूंज रहे थे। लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन के वक्त कौन कौन ऐसा शख्स है जो सो रहा था और कहा गया सो जा सो जा सो जा। ये एक अहम खबर भी देने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह कहता हूं, इतना मत डरिए। जो डरते हैं वो जीते नहीं हैं, जो जीते हैं वो डरते नहीं हैं। तो कोई लापता नहीं करेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे एक बात वाज़ेह तौर पर यह कही थी कि जब तहरीक इंसाफ के लोग यहां पर आए थे तो तहरीक इंसाफ का सोहेल आफरीदी जब कराची आया था तो वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए कुल पश्तूनों की तादाद 95% से ज्यादा थी। अब एक गहरी साजिश का इंकशाफ हुआ है, और गहरी साजिश का इंकशाफ यह हुआ है कि जनाबे वाला दर हकीकत कराची के अंदर 11 तारीख को एक लिसानी फसाद कराने की साजिश थी कि पश्तूनों को वहां पर महाजरों के साथ लड़ाई करवाई जाए और फिर अपनी दुकान चलाई जाए। इस साजिश के पीछे कौन था, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने कहा है कि जिस पर कई बातें हो सकती है। और वो बात कही है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। जब आज न्यूज के प्रोग्राम में कल रात को उनसे ये बात पूछी गई कि क्या वाकई में कराची में खूनरेजी और तसादुम का इम्कान था कि जिसकी तरफ शर्जील इनाम मेमन ने इशारा किया कि कराची में 9 मई की तैयारी की जा रही थी, तो क्या यह बात दुरुस्त है? तो उन्होंने सिर्फ एक जुमले में यह बात कही और वही जुमला बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा लिसानी तौर पर यह था, उनका लफ्ज यह था कि लिसानी तौर पर यह था, और लिसानी तौर पर का मतलब वाज़ेह तौर पर यह इशारा था। यानी कि दर हकीकत आपने देखा होगा उस दिन 9, लेकिन ये साजिश कर कौन रहा था? क्या पीटीआई की तरफ से थी कि कोई तसादुमी कैफियत बने? अगर हुकूमत तो उनका इस्तकबाल कर रही है हुकूमत। अच्छा, इस पर मैं आपको एक आगे चलकर, यानी सईद गनी उनको लेने के लिए जाते हैं, तो फिर क्या हुकूमत की तरफ से ये तैयारी थी या खुद पीटीआई ये सोचकर बैठी हुई थी कि इस तरह की बात हो सके? जब जरा सुनिएगा, जब यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछी गई कि आप यहां पर इनका इतना इस्तकबाल किया गया, तो उन्होंने एक बड़ा अहम जुमला कहा। जरा सुनिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने इस्तकबाल किया था, हम चाहते तो उनको दावत दे सकते थे कि खालिद भाई ने उनको दावत बुलाई, लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास डोमिसाइल कुछ और है।
क्योंकि हम लाडले नहीं हैं। उनका लफ्ज इस्तेमाल हुआ हम लाडले नहीं हैं अभी तक। जब साफी ने उनसे पूछा कि आप हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत में मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आज भी लाडले नहीं हैं। तो क्या एमक्यूएम वाकई में आज भी लाडली नहीं है? जरा सा ये सवाल आप सोचिएगा। ये सवाल वो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लाडली है? तो कई सवाल आज जन्म लेते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की सतह पर, कराची की सतह पर तो एक मजबूरी के तौर पर लाडली तस्वुर की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता दिन इस्लामाबाद के अंदर मैंने आपसे जिस खदशे का इजहार मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा परेशान है, और वो परेशान इस वजह से है कि बार बार उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो अब सिंध के अंदर उनकी हुकूमत तो खत्म ना की जाए, अलबत्ता सिंध के अंदर से उनके इख्तियारात ले लिए जाए, उनके ताकत को ले लिया जाए, और इस हवाले से सूबे की तश्कील की भी बात की जा रही है। यहां पर एक अहम बात मैं बताता हूं आपको, और अहम खबर दूंगा ये सूबे के हवाले से। मैं आगे चलकर आपको एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं, जरा सुनिएगा। लेकिन उसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद के अंदर जाकर जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, आपके जहन में क्या ये उसी बचाव की वजह थी? मैंने आपसे यही कहा था कि वजह यह है कि अब उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 17 साल में क्या किया है? अगर नहीं कर सकते तो फिर हमें इख्तियारात दे दो, नहीं कर सकते तो फिर हमें हमारी चीजें वापस कर दो। अब इसी हवाले से ये बड़ी अहम पेशरफ्ती और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल वहां पर खिताब किया। लेकिन आपने वहां देखा कि सहाफी कैसे सो रहे थे? अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूं। एक बोर कर देने वाली प्रेजेंटेशन थी, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी का टारगेट वो सहाफी नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का टारगेट यहां पर वफाक के अंदर मौजूद बाइख्तियार लोग थे। कौन बाइख्तियार लोग? अब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आपको मालूम है कौन बाइख्तियार लोग। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपना सीवी उनको देने में कामयाब हो गए कि मैं हूं अगला इंतखाब? अगर शहबाज शरीफ आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा, अगर एफबीआर आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो मैं हूं। सहाफी ने उनसे पूछा कि जिस वंडरमैन की, जिस उस शख्स की बात की जा रही है कि एक ऐसा शख्स, जादुई शख्स आए जो इस मुल्क के निजाम को चलाए, जो हमारी अतात को कबूल करके चले, जो हमारे साथ चले और जिसे हम कहे वैसे करे, उसके अंदर सियासी मसलतें ना हो, तो क्या आपने उस तरीके से अपने आप को पेश किया है? ये सवाल पूछा था अफसार आलम ने। सवाल किसने पूछा था? अफसार आलम ने। वहां पर पूछा उनसे, तो बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं नहीं जी, हमारी ये कोशिश नहीं। दर हकीकत बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3-4 जगहों पर इस पर हमला किया है, और हमले का मकसद यह था कि एक तरफ सिंध कार्ड को खेला जा सके, दूसरी तरफ इस बात को बयान किया जा सके कि हाँ, मुझे भी किसी जगह पर रखा जाए, मुझे भी किसी जगह पर रखा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐवान सदर के अंदर जो ये प्रोग्राम किया, प्रोग्राम इस्लामाबाद के अंदर हुआ, ऐवान सदर के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, और इंतजाम सारा संभाला हुआ था कराची सिंध के एक वजीर शर्जील इनाम नेमन ने। सबसे बेहतर डोनर, सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन, आप समझ तो सकते हैं ना? डोनर का लफ्ज आप समझते हैं ना, तो आप उसको समझ सकते हैं। खैर, बात यह कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब हो सकी? तो मुझे किसी एक बहुत अहम जराए ने कहा है, नहीं। ताकत अब क्या करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑक्सफोर्ड अंदाज में अंग्रेजी और एक तालिब इल्म की तरह पर अपनी प्रेजेंटेशन को, इस बात को कहीं पर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल सकी है। जिन जगहों पर वो अट्रैक्शन देना चाहते थे, उसे सिर्फ अपना सीवी के तौर पर ही दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरीके से सिंध में गवर्नमेंट करती रहेगी? मैंने आपको कल अपने प्रोग्राम में कहा था कि नैब ने उन्हें खत लिख दिया है। ये नैब ने जो खत लिखा है, ये बड़ा सवाल निशान है। लेकिन मुझे नैब की इंक्वायरियों पर भरोसा इसलिए नहीं है, मुझे सिंध के एंटी करप्शन पर इसलिए भरोसा नहीं है कि जनाबे वाला मैंने देखा है कि सियासी मसलहतों के बाद ये तमाम की तमाम चीजें किस तरीके से रद्दी के टुकड़ों में चली जाती है। खामोश क्यों हैं? इस तरीके से रद्दी के टोकरों में चली जाती है। तो अगले खबर की तरफ आने वाला हूं मैं। जरा सोचिएगा आप इन सारी बातों पर कि आगे की सियासत का क्या मामला होने वाला है। मगर उससे बढ़कर एक बात खबर देने वाला हूं आपको। मुस्तफा कमाल साहब बदस्तूर बात कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब बदस्तूर अल्ताफ हुसैन साहब पर हमलावर हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दर हकीकत अल्ताफ हुसैन साहब पर हमलावर नहीं है, बल्कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान की कयादत पर हमलावर है। वजह क्या है? जरा मैं अब आपको जो बात बताने वाला हूं, बहुत अहम बात बताने वाला हूं। वजह यह है कि कल रात को बोल न्यूज के एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात की तरफ खुला इशारा कर दिया।
उन्होंने इसकी तरफ खुला इशारा कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान है, तो उन्होंने कहा नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान हूं। हैरत अंगेज बात है ना कि जनाब आप एमक्यूएम पाकिस्तान में तो अब आए। अब जरा बात सुनिएगा, पहले वो एमक्यूएम कहते हैं मैं ही एमक्यूएम, अब उन्होंने खुद क्या कहा है भाई। देखिए, उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से क्या एमक्यूएम पाकिस्तान आपके साथ मौजूद है। ये वाज़ेह तौर पर सवाल था, किसके साथ? मुस्तफा कमाल के साथ। तो एंकर के जहन में तो ये बात थी कि ये एमक्यूएम नहीं है, सबके जहन में है कि ये एमक्यूएम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एमक्यूएम हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बात सुनिए, अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी असेंबली के अंदर जो करारदाद पास हुई कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, मैंने नहीं की थी, वो तो इसी एमक्यूएम पाकिस्तान ने की थी। अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान मैंने नहीं किया था, वो इसी एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया था। अल्ताफ हुसैन के बगैर इलेक्शन लड़ने का फैसला मैंने नहीं किया था, ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया था। अब अगर ये लोग नहीं बोल रहे, नहीं बात कर रहे, तो ये बड़ा सवाल है। तो उन्होंने एक तो वाज़ेह तौर पर कह दिया, सारा मलबा किसके ऊपर डालने की कोशिश की है उन्होंने, एमक्यूएम पाकिस्तान पर, कि जनाब हमने थोड़ी लगाया था, एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई थी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार देने की करारदाद सिंध असेंबली के अंदर जमा करवाई। तो दर हकीकत आपको क्या लग रहा है? सियासत के बाजीगर हैं आप सियासत को समझते हैं। एक तरफ अनीस कायम खानी कल बहादुराबाद जाते हैं अकेले, अकेले से मुराद उनका तो लश्कर उनके साथ होता है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान उनके साथ नहीं बैठती। कराची बचाओ मुहिम में हैदर अब्बास रिजवी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहां है गवर्नर, कहां है भाईजान? सवाल पूछ रहा हूं, खबर दे रहा हूं आपको, बड़ी खबर दे रहा हूं पस मंजर में। मैं तो जानता हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन खैर मेरा नुक्ता भी ये नहीं है। अभी ये कि मुस्तफा कमाल साहब ने ये बिल्कुल वार किया है एमक्यूएम पाकिस्तान पर। अल्ताफ हुसैन साहब के मामले पर वो बराह रास्त हमलावर हुए एमक्यूएम पाकिस्तान पर। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इन तमाम की जिम्मेदार एमक्यूएम पाकिस्तान है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से अब उन्होंने आजमाइश में डाल रहे ना, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान, आपको पता है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फैसल हुसैन, वो कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का अंदाज ही यही है, वो खामोशी से इस कदर हमलावर होते हैं कि वो दुश्मन को थका देते हैं। मुस्तफा कमाल साहब 28 तारीख से 28 दिसंबर से, आज तारीख नोट कर लीजिए 16 तारीख, 20 दिन से मुसलसल एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन पर वो हमलावर नहीं है। वो अल्ताफ हुसैन का उनका निशाना जरूर है, लेकिन पसे पर्दा उनका जो हमला है वो एमक्यूएम पाकिस्तान पर। अब ये बात वाज़ेह तौर पर हो गई उनके इस बयान से, इस बात को आप बिल्कुल नुमाया तौर पर देख सकते हैं। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी बात का जवाब नहीं दे रही। एमक्यूएम पाकिस्तान उनके जवाब से साइड ले रही है। क्यों ले रही है? और मैं आपको खबर दे रहा हूं इस बारे में कि ये दर हकीकत वो ये समझ रही है एमक्यूएम पाकिस्तान कि दर हकीकत निशाना अल्ताफ हुसैन साहब नहीं है, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान है। और एमक्यूएम पाकिस्तान खामोशी के हथियार को इस्तेमाल कर थका देने वाली कैफियत पर लेकर आना चाह रही है, यहां पर थका देने वाली कैफियत पर आना चाह रही है। तो दोनों तरफ से नफ्सियाती जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल में एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर दो ग्रुप अब नए बन रहे हैं, दो ग्रुप नए बन चुके हैं, और वो दो ग्रुप नए क्या हैं, ये मैं आपको तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। अभी तक यह खबर किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। तो दर हकीकत अब सियासत नए मैदान की तरफ दाखिल हो रही है। मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं, मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर कुछ और इवेंट्स होंगे, और उन इवेंट्स के बाद फिर नई इसके अंदर तेजी आएगी। रमजान से पहले पहले, रमजान से पहले पहले कुछ इसके अंदर एक नई तेजी आएगी इन हमलों के दौरान, और अब ये जंग शिद्दत इख्तियार करेगी, और रमजान के बाद तो ये जंग अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, क्योंकि सन 2027 के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू होना होगी। अब मैं आपको खेल आपको बता रहा हूं, आपको समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा, और इस खेल को समझिएगा आगे होने वाला क्या है, अगला मार्का, अगली चीज, अगला हवाला। क्यों सोहेल आफरीदी कराची आता है, क्यों सोहेल आफरीदी कराची आता है, सुनिएगा। और उसके कराची आने पर इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इनको वो प्रोटोकॉल नहीं देती, इनको वो प्रोटोकॉल नहीं देती है। सवाल आपके जहन में आएगा ना, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको प्रोटोकॉल नहीं दे रही है। मैं आपको किसी तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा। अब इस हवाले से सुनिएगा, इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी को लेते हैं।
खालिद मकबूल, आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप चीजों को समझ जाएंगे। मैं किसी हवाले से बात करूंगा और आप समझ जाएंगे कि आगे का खेल क्या हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी से यह पूछा जाता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि हैदराबाद आपका शहर है। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बेसिकली बिलोंगिंग टू हैदराबाद ना, वो तो 1981-82 के बाद कराची आ गए थे। तो उनसे पूछा जाता है खालिद मकबूल सिद्दीकी से, ये बताइए कि आपका शहर रहा हैदराबाद, हैदराबाद बार में वहां पर उनको खिताब करना था सोहेल आफरीदी को, लेकिन वहां पर उनको मना हो जाता है। मैं अब आपको बड़ी अहम खबर देने वाला हूं, तो जरा सुनिएगा। मैं आपको जिस तरफ इशारा करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैं एक ही वक्त में 2 हमले आपको बताऊंगा। खालिद मकबूल ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उतनी इजाजत मिली होगी कि उनको कितनी इजाजत देनी है। सुनिएगा, लफ्ज बड़े अहम कह रहा हूं कि उनको भी इतनी इजाजत मिली होगी कि कितनी इजाजत देनी है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो इजाजत दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, वो दर हकीकत खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी से इजाजत लेकर दी है। मैं चीजों के कंट्रोल और खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जबान से निकलने वाली बात आपको बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं वो? सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जनाब, इनको इतनी इजाजत देनी थी जितनी इजाजत देने वालों को इजाजत मिली। अब कौन किसने इजाजत दी है? क्या पार्शल इजाजत दी है? जब वो इजाजत नहीं थी और उसका नतीजा खुद हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और कई लोगों ने देख लिया, तो अब सोहेल आफरीदी को वो रिसेप्शन नहीं दिया जा रहा। सोहेल आफरीदी को वो रिसेप्शन नहीं दिया जा रहा। हम इसे सियासत की जबान में कहते हैं कि एक बुत तो आपने खड़ा कर दिया पूजा के लिए, एक बुत तो खड़ा कर दिया आपने पूजा के लिए। अब अगला महमूद गजनवी को कब आएगा, ये एक अलग सवाल है। यानी कि सोहेल आफरीदी को आपने एक नया बुत तो बना दिया। अब जब आप एक नया बुत बना देते हैं तो फिर उस नए बुत को तोड़ने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये देखिएगा। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं अपनी बात पर कायम हूं, सोचिएगा जरूर मेरी बातों को। मैं जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को, यानी आप में से बहुत सारे लोग होंगे 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, कुछ लोग मेरी तरह के बूढ़े होंगे, लेकिन सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, और आप सबका, चाहे आप नौजवान हैं, लेकिन मैं समझता हूं आपका सियासी शऊर मुझसे ज्यादा है। इसलिए मैं इशारों के नया में बात करके आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। आगे की लाइन आपके पास है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगली खबर, बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। कराची शहर के अंदर इतवार को फिर एक नए फसाद की तैयारी हो, और एक बार फिर नए सूबों की गूंज आ रही है। ये परसों इतवार के दिन फिर एक नए फसाद की तैयारी क्या की जा रही है, ये मैं आपको बताने वाला हूं अगले प्रोग्राम के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।